हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो वेव प्रोपगेशन, इसके तीन मोड्स एंड आपका बैंडविड्थ। ठीक है, बस यही टॉपिक हमारा फर्स्ट यूनिट का रहता था। इस वीडियो के साथ ही हमारा जो यूनिट 1 है प्लस यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। फाइन, एक बारी हम सिलेबस देखते हैं। ये आपका रेडियो कम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो रहता है दैट इज योर यूनिट 3 की तरफ। वी विल मूव टुवर्ड्स यूनिट 3। इसमें हमारा मॉड्यूलेशन वाला कंपोनेंट हो गया है, रेडियो वेव प्रोपगेशन वाला अगेन आज हो जाएगा। फिर हमारा एंटेना रहता है, इसमें एंटेना हम करेंगे। ठीक है, फिर देखो यूनिट सेकंड में देख लो आप, फिर से आपको यहाँ पे एंटेना जो है और इसके टाइप्स वगैरह लिखे हुए हैं। दैट मीन्स फिर से आपको दोबारा एंटेना पढ़ना है, जो हमने ऑलरेडी यूनिट 3 में पढ़ लिया होगा। फिर आपका रहता है यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन और बाद में टेलीविजन। और इन दो टॉपिक्स के साथ डिमॉड्यूलेशन, टेलीविजन, एंटेना, उसके साथ आपका यूनिट 3 ओवर हो जाएगा एंड यूनिट सेकंड का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका एंटेना जैसा। फिर हमारे ये वाले कुछ टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम 7 8 या 10 डेज और मान के चले 20 से लेकर 25 के बीच बीच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है ये कंपैरेटिवली सिंपल है। हम सब ने 12th में ये पढ़ी है, फिजिक्स 10th में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। तो आप क्या करोगे, रोज एक एक दो दो यूनिट जो है इसके वो पढ़ लोगे। फाइन, तो क्योंकि हो सकता है मुझे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने का टाइम नहीं मिले, ऊपर वाले टॉपिक्स में अगर ज़्यादा टाइम लग गया, अगर तो हम जल्दी फ्री हो गए तो मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रिसिटी भी। अगर इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिला, इसीलिए आप क्या करोगे, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स डेली जो है वो पढ़ लोगे बाकी सारे पोर्शन के साथ। और जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आता है, या ये कर सकते हो, अगर मैं ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो लाती हूँ, बीच में जो आपको एक दिन मिलता है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन पढ़ लो, ताकि जब 20th या 23rd 24th तक बाकी थर्ड 3 यूनिट्स कवर हो जाए, तो साथ साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन भी कवर हो गया हो। देखो क्या होता है, जब भी एग्जाम की डेट अचानक से आ जाए एंड यू थिंक दैट यू हैव अ लॉट टू कवर, कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए उस मोड में। क्या करना चाहिए, सिट डाउन विद योर पेन एंड पेपर, अपना टाइम स्केड्यूल देखो आपके पास कितने दिन है और एक टाइम टेबल बनाओ। आई एम श्योर अभी बच्चे काफी पैनिक करें कि मैम सिलेबस कंप्लीट कब कराओगे, होगा नहीं होगा एंड ऑल दैट, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि 1 दिसंबर एग्जाम है एंड आपका सिलेबस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही दो चीजें हैं। 1 दिसंबर तक अभी आपके 24 डेज हैं, उन 24 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे वो आप नहीं सोच रहे हो। तो कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी है ना वही आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगी। आई वुड से कि अगर आपके पास एक ही वीक होगा ना पढ़ने के लिए, उस एक वीक का सबसे पहले काम आपको क्या करना है, उस एक वीक के लिए टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना, अपने जो भी आपका टाइम स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, वो आपका पहला स्टेप होगा सक्सेस की तरफ। ये चीज़ जो है वो लिख लो, ये आपको हमेशा के लिए काम आएगी। तो ये आपका सिलेबस है। फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैं हमेशा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी मेरा पेड कोर्स लेना है तो उसके लिए आपको करंट क्रंच ऐप डाउनलोड करनी होगी। वहाँ से आप मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। करंटली नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर एंड आपके केएस मेंस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वगैरह काफ़ी कुछ वहाँ पे चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम अलग टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज। अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आपको मेरी ऐप पे जाना होगा, करंट क्रंच ऐप पे। ठीक है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। पर मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बाकी जगह आप लोगों ने पेड कोर्स ले लिया है एंड आपको कोई फ़ायदा नहीं आया उन सब चीज़ों का, तो आप यूट्यूब पे मेरे फ्री वीडियोस देखोगे, लेकिन फिर से वापस पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज लेने के लिए फिर से उनके पास ही जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है ना, एक बारी किसी का नाम लग गया तो फिर आपकी रिलायबिलिटी उसकी तरफ ज़्यादा होती है, चाहे वहाँ से आपको क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। खैर वो दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि कहाँ से आपको फ़ायदा होगा, कहाँ से नहीं होगा। अगर आपको मेरी टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो वो आपको परचेज़ करनी होगी। टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी। पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ्री में बैठ के उनके लिए टेस्ट सीरीज़ भी बनाऊँ, कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम रखो टीचर्स से।
ठीक है? तो ये हो गया रेडियो वेव प्रोपगेशन। रेडियो वेव्स हमने स्टार्टिंग में भी एक बारी पढ़ लिया है, फर्स्ट लेक्चर रिकॉल करने की कोशिश करो। मैंने वहाँ पे आपको बताया हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास अलग-अलग वेव्स होती हैं, जिसमें रेडियो वेव एक पार्ट है, जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। वेव्स विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है? हमारे पास उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है? एक्स-रे, गामा रे काफ़ी सारी होती है। हमारा पोर्शन किसके साथ है? सिर्फ़ रेडियो वेव्स के साथ, क्योंकि वही हमारा सिलेबस है और वो हमारा सिलेबस क्यों है? क्योंकि वही रेडियो वेव्स हमें काम आती है कम्युनिकेशन में और आपको वायरलेस ऑपरेटर अगर बनना है, वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ डील करना है, तो आपको ये सारी कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हैं पता होनी चाहिए। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है एंड ये ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इनको डिस्कवर किसने किया था? लेट 1880s में। एक्चुअली पहले इनको पहली बार प्रेडिक्ट किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। इसीलिए जब हम इनको डिराइव करते हैं तो हम उसमें मैक्सवेल इक्वेशंस यूज़ करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस, खैर आपको इसका इतना डिटेल मैथमेटिकल पोर्शन नहीं जाना, इसीलिए मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस नहीं इसमें लिखी हैं। फाइन, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बस आप नाम याद रखो। पहली बार उनने प्रेडिक्ट किया था एंड डिस्कवर किया था हेनरिच हर्ट ने इन लेट 1880s। एंड हर्ट्स ने उनको कब डेमोन्स्ट्रेट किया था? 1887 में। और एक नाम याद रखो, मैरकॉनी जो है इन्होंने इन्वेंट किया था पहला यूजेबल रेडियो ट्रांसमीटर 1890 में। इनको फादर ऑफ रेडियो भी बोला जाता है, फादर ऑफ रेडियो, ठीक। अब ये जो है रेडियो वेव्स एंड दे बाउंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब ये क्या, हाउ दे बाउंस थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। दे ट्रैवल फॉरएवर एज लॉन्ग एज नथिंग ब्लॉक्स देम। तो ये हम यूज़ भी क्यों करते हैं रेडियो वेव्स को हमारी कम्युनिकेशन में? क्योंकि ये काफ़ी लंबी तक ट्रैवल करती हैं। फाइन, जब तक वो ब्लॉक ना हो जाए किसी एक चीज़ की वजह से, तब तक वो ट्रैवल करती रहती हैं। करते करते वो बहुत आगे तक निकल जाती हैं। ये है आपके रेडियो वेव्स का थोड़ा बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स। अब हम इसकी प्रोपगेशन जो हमें पढ़नी है, 3 मोड्स ऑफ प्रोपगेशन जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे देखेंगे। काफ़ी ईज़ी सिंपल है। मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझाऊँगी। ये ट्रांसमीटर एंटीना है जो आपके रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। एक आपके पास रिसीवर एंटीना होगा जो इनको रिसीव करेगा एंड हम भेजेंगे रेडियो वेव्स एंड जहाँ से ट्रैवल करेगा उसको हम इसका प्रोपगेशन पाथ बोलते हैं। अब देखो होता क्या है प्रोपगेशन पाथ, हम वेव्स के साथ डील कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है मैंने यहाँ से कोई क्रिकेट की कोई कॉस्को बॉल फेंकी और आपने कैच की। वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होंगी, फिर वो कहाँ पे आएंगी? वो एटमॉस्फेयर में आएंगी। और हमें पता है जो एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग लेयर्स हैं। आपके पास अर्थ के इमीडिएट अबो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है हमारे पास, ठीक है? स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर है, फिर हमारा आयनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। दैट मीन्स अलग-अलग लेयर्स होंगी। आपको यहाँ एटमॉस्फेयर की लेयर्स नहीं पढ़नी, बस मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आपने 12th में हम सब ने पढ़ी हैं। तो एटमॉस्फेयर की अलग लेयर्स हैं। अब हमें क्या देखना है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर लेयर में कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव जब जाती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? एंड कौन-सी वेव कैसे बिहेव करती है। तो कौन-कौन सी टर्म्स हमें यहाँ पे याद रखने वाली हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो रेडियो वेव्स जो है वो अलग मीडियम्स में प्रोपेगेट करती है, वाटर, एयर, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड वैक्यूम, दैट मीन जहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होगी, उन सब मीडियम के थ्रू ये चलती हैं ये रेडियो वेव्स, ठीक है? अब 3 मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन है इनका, स्काई वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, ठीक है? 3 मोड्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। इसको हम नॉर्टन सरफेस वेव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नॉर्टन सरफेस वेव? क्योंकि इस पे विलियम एल नॉर्टन शायद पूरा नाम था उनका, विलियम नॉर्टन, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, ठीक है? आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन नॉर्टन्स वेव करके अगर सिर्फ कुछ आ गया एग्जाम में या कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ, वहाँ पे नॉर्टन भी मेंशन होगा, यू शुड बी एबल टू गेस कि ये नॉर्टन वेव किसके बारे में बोल रहे हैं, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में। सिंपली इसमें होता क्या है, देखो ये यहाँ पे आपकी अर्थ है, ठीक है? तो जो ग्राउंड है, जो अर्थ के ऊपर वाली जो जगह है, वहां पे आपकी वेव्स प्रोपगेट करती हैं, सिंपल, ठीक है? ये इसका ट्रांसमीटर एंटीना है एंड ये इसका रिसीवर एंटीना है। तो अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो वेव्स है वो प्रोपगेट करेंगी आपके ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेव्स जो हैं दे ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटेनास जो हैं दे आर क्लोजर टू द अर्थ, while passing over the surface of the earth the surface wave loses some of its energy by absorption। अब देखो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है फैक्चुअल के साथ आपको कंसेप्चुअल टाइप का भी कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो जब ये अर्थ के ऊपर से पास करती हैं ये जो रेडियो वेव्स हैं, तो अर्थ के ऊपर क्या मिलेगा इनको? स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रीज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज जिससे ये टकराएंगे, तो इनकी जो एनर्जी है वो ये लूज वीक हो जाती है, इनकी एनर्जी लूज करते हैं ये, एंड वो एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब करता है। आप इमेजिन करो, अगर आप किसी बीच पे आप चल रहे हो, वहां पे आप सैंड के ऊपर चल रहे हो, जैसा आप चलोगे आगे आगे आप थकते जाओगे और आप वीक होते जाओगे, वैसे ही ये जो वेव्स हैं ये भी जब अर्थ के ऊपर जाएंगी, अलग अलग रीजंस की वजह से, वो हम आगे देखेंगे, ये वेव्स भी क्या हो जाती हैं, ये अपनी एनर्जी लूज करती हैं और ये वीक हो जाती हैं। फाइन। तो फिर अगर किसी के दिमाग में ऐसा डाउट आए कि अगर ये एनर्जी वीक हो जाती है, लूज हो जाती है, तो फिर ये खत्म कैसे नहीं होती है, फिर भी कैसे आगे थोड़ा-थोड़ा ट्रैवल करती रहती हैं? वो इस वजह से, क्योंकि जो वेव का अपर पार्ट है, एक अपर पार्ट ऑफ द वेव, वो थोड़ी बहुत एनर्जी इसको प्रोवाइड करता रहता है, जिससे ये रिप्लेनिश हो जाती है। दैट मीन्स रिचार्ज होके आगे-आगे तक थोड़ा चल पाती है। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे ये चीज़। फिर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना है एटेन्युएशन का। एटेन्युएशन होता क्या है? जैसे मैंने आपको कहा, वेव जो है वो क्या करती है, ग्रेजुअली अपनी एनर्जी लूज़ करती है। अगर आप बीच पे चलोगे, सैंड पे चलते जा रहे हो, तो एक टाइम पे आप थक जाओगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। फाइन, वही होता है एटेन्युएशन, आपकी जो एनर्जी है वो लूज़ हो जाती है, एंड वेव के साथ भी सेम वही प्रोसीजर होता है। ग्राउंड वेव जो होते हैं दे लूज मोर और लेस एनर्जी डिपेंडिंग ऑन थिंग्स लाइक, अब मैंने आपको कहा एनर्जी लूज होती है, हम आगे देखेंगे कैसे होती है। तो किन किन चीज़ों की वजह से आपकी जो एनर्जी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, एंड कैसे वो लूज होती है वो हम देखते हैं। एक हो गया फ्रीक्वेंसी। हाई ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी मीन ज़्यादा एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? हाउ फास्ट द वेव ऑसिलेट्स, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। फिर ये लो फ्रीक्वेंसी है, कितनी जल्दी जो है एक वेव ऑसिलेट करती है, वो हम फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। आपने सुना होगा, हम बोलते हैं जैसे एक रेडियो स्टेशन जो है वो ट्यून किया गया है फॉर एग्जांपल 90 या चलो 30 मेगाहर्ट्ज पर, ठीक है? तो 30 मेगाहर्ट्ज़ क्या है? 30 मेगाहर्ट्ज़ है, इसका मतलब हुआ कि जो वेव है उसने 30 मिलियन टाइम्स ऑसिलेट किया है पर सेकंड। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी फॉर यू, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी भी बताएगा हमें वेव की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। एंड आपकी सरफेस इर्रेगुलरिटीज़, अगर आपकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो हाई एनर्जी वेव है, वेव आराम से चलेगी। लेकिन बीच में आपके माउंटेन्स आ गए, वैलीज़ आ गई, टॉल स्ट्रक्चर्स आ गए, तो क्या होगा, उससे आपकी जो वेव्स है वो उनकी एनर्जी में ब्रेक लगती रहेगी, उनकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज़ योर परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी। परमिटिविटी कहता है कि जो ग्राउंड है वो कितने अच्छे से, कितने आराम से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, एंड कंडक्टिविटी कहता है वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है जो अच्छे से कंडक्ट करेगा उसका क्या मतलब हुआ, जो वेव की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकेगा। फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे हमारे अगर वेट सॉइल है, तो हमें पता है जो वेट चीज़ें हैं वो गुड कंडक्टर होंगे, तो दैट मीन्स वो आराम से इजीली कंडक्ट कर पाएगा जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेव की है एक जगह से उसको दूसरी जगह। तो वेव्स की एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी, ठीक है? तो कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी हाई रहेगी, अगर कंडक्टिविटी कम है, फॉर एग्जांपल ड्राई सैंड है, तो उनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो वो वेव्स को इजीली और हाई एनर्जी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं करवाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि आपकी जो वेव है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, हाई या लो। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, सरफेस इरेगुलरिटीज़ हो गया, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है उतनी आपकी कम एनर्जी होगी वेव्स की, एंड परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी। As frequency increases, the earth absorbs energy from the wave, causing more attenuation weakening। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, अगर आप तेजी से उस बीच पे भाग रहे हो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, एक सेकंड में ज़्यादा, आप ज़्यादा बार छलांग मार रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी वीक होगी और उतनी वो अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा।
इसीलिए जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है वर्क्स बेस्ट फॉर द लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज। अब देखो, अगर मैं आपको सिर्फ रटवाती है लाइन, आप रटा करते कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज के साथ के साथ जो है अच्छे से काम करती हैं, तो आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, सिर्फ आपने फैक्ट ये जो है मेमोराइज किया होता, और चांसेस आर कि एग्जाम में थोड़ा अगर घुमा के पूछेंगे तो आप आंसर नहीं कर पाते। अब समझ गए यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसीज क्यों? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी है उनकी एनर्जी जल्दी लूज हो जाती है, वो जल्दी वीक हो जाती है। सिग्नल वीक हो के एक बारी डेड हो जाएगी। दैट मीन्स आप वो जो मैसेज है जो आप रिसीवर एंड पे वेट कर रहे हो कि अच्छा न्यूज़ अब आएगी, एएम पे न्यूज़ अब आएगी, लेकिन वो न्यूज़ आप तक पहुंचती नहीं है क्योंकि जो रेडियो वेव्स है वो वीक होके रास्ते में ही मर गई हैं। फाइन। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज हैं वही काम करवाते हैं हम, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन हम उन्हीं की ही करवाते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की नहीं कर पाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब तेज तेज भाग रहे हो बीच पे, उसका क्या मतलब हुआ, जो एनर्जी है वेव की वो जल्दी लूज हो जाएगी, एनर्जी जल्दी वीक हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन। ठीक है। तो अप टू 2 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्क्स बेस्ट फॉर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इसको हम मीडियम वेव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग या रीजनल ब्रॉडकास्टिंग, जो आपके रीजनल स्टेशंस होते हैं। ठीक। उसके बाद सेकंड वाला हमारा है स्काई वेव प्रोपगेशन, और इसको हम आयनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। और इसमें हमारी वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आती हैं 2 to 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ वे दैट सर्टन रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय बाउंसिंग ऑफ अ स्पेशल लेयर इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर। अब होता क्या, ये जो वेव्स हैं ये जाती हैं, इनको हम ट्रांसमिट करवाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ। तो अर्थ के ऊपर जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, वहां पे एक लेयर है आयनोस्फेयर। ये आयनोस्फेयर में पहुंचती है। आयनोस्फेयर खाली नहीं बैठा हुआ है, आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम आयंस बोलते हैं। वो आयंस क्या करता है, जब ये वेव्स ऊपर पहुंचती हैं उनको वापस बाउंस करवाता है, उनको रिफ्लेक्ट बैक करवाता है अर्थ में। ठीक है। तो चांसेस आर जब वो अर्थ में रिफ्लेक्ट होती हैं वो वापस से बाउंस बैक हो जाती हैं ऊपर। फाइन, जैसा कि आप आगे डायग्राम में देखोगे ऐसे कुछ होता है। ऊपर गई, वापस बाउंस उसने करवाया, बाउंस के बाद वापस नीचे आ गई, तो चांसेस आर वो ऐसे बाउंस करके वापस ऊपर जाएंगी, वापस नीचे आएंगी। ठीक है। तो ऐसा इनका एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। मतलब स्ट्रक्चर क्या बनता है, वर्चुअल ये सारा देखी तो आंखों से किसी ने भी नहीं है। तो इसको आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन, पॉइंट टू पॉइंट प्रोपगेशन भी बोला जाता है। आयनोस्फेयर जो है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं सर्टन रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। Because of these bounces जो waves हैं, they waves doesn't have to stick to the earth surface। अब ग्राउंड वेव में हमने क्या देखा, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर बिल्कुल चलती हैं। ये कहाँ जाती हैं, आपकी आयनोस्फेयर में। तो स्काई वेव इज रिलेटेड टू आयनोस्फेयर, ये याद रखना। आयनोस्फेयर क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है एंड एक्सोस्फेयर है। ठीक है। वैसे जो आयनोस्फेयर तक पहुंचती हैं, आयनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स जिसको आयंस बोलते हैं, वो इनको वापस भेजते हैं। तो चांसेस आर कि कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ वापस ऊपर जाती हैं। तो ऐसे करके बाउंस करके जहां तक इनको पहुंचना होता है पहुंचते हैं। Instead, it leaps across distances, reaching areas that ground-based signals couldn't cover due to Earth's curvature। अब हमें पता है वो अर्थ के ही इर्द गिर्द, मतलब अर्थ के जो कर्व है उसके साथ होती हैं, तो उनकी एक लिमिटेशन है, वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकती हैं। लेकिन जो आयनोस्फेयर है इसको हम ऐसे प्रोजेक्ट करवाते हैं, ट्रांसमिटर एंटेना से इन वेव्स को हम ऊपर की तरफ भेजते हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके अलग अलग जगहों पे पहुंचती है। तो ऑब्वियसली इनका कवरेज जो है वो ज़्यादा होगा। अब जैसे ग्राउंड वेव में हमने क्या याद रखा, एटेन्युएशन क्या होता है, एनर्जी का लूज हो जाना, वेव की एनर्जी का। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, उसको हम बोलते हैं फेडिंग। ठीक है। फेडिंग वैसे भी इसके अंडर आपको पढ़ना ही था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आपके सिलेबस में अलग से भी फेडिंग दिया हुआ है। तो जो सिग्नल्स हैं दे रिसीव ड्यू टू स्काई वेव प्रोपगेशन आर सब्जेक्टेड टू फेडिंग। तो फेडिंग हमने कहाँ पढ़ा, स्काई वेव में। ग्राउंड वेव में हमने क्या पढ़ा, एटेन्युएशन। फेडिंग क्या होता है, attenuation of the transmitted signal power due to various variables during
दी वायरलेस प्रोपगेशन, ठीक है। तो हो बेसिकली एटेन्यूएशन ही रही है, दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो वीक ही हो रही है या डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसा कुछ होगा। ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट की गई है, बिकॉज ऑफ वेरियस वेरिएबल्स ड्यूरिंग वायरलेस प्रोपगेशन। अब आपको स्टेटमेंट से समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे, अब मैं आपको समझाती हूँ, वो आपको इससे समझ में आएगा। विल कम बैक टू द डेफिनेशन लेटर। मल्टीपल पाथ्स, मैंने आपको बोला जब हम ऊपर भिजवाते हैं रेडियो वेव्स को आयनोस्फीयर से, वो बाउंस बैक करती हैं। तो जब बाउंस करती हैं तो देयर आर चांसेस कि कोई वेव डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्टिनेशन है और यहाँ से वापस आ रही है, कोई वेव पहले पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे, कोई वेव बाद में पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे। तो हो सकता है इनके बीच में एक लैग आ जाए, उस लैग की वजह से सॉरी, उस लैग की वजह से सिग्नल आपकी वीक हो सकती है, डिस्टॉर्शंस आ सकती हैं, तो अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम आएगी। एंड आयनोस्फेरिक चेंजेस, आयनोस्फेरिक चेंजेस का क्या मतलब हुआ? अब हमने लेयर एक ली आयनोस्फेयर, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आयनोस्फेयर है ये भी एक ही सिंगल लेयर नहीं है। आयनोस्फेयर की भी फर्दर अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। अब हम आपको एटमोस्फेयर तो आपके टॉपिक में नहीं है, तो आपको पढ़ना नहीं है वो डिटेल में। जैसे लेयर डी, ई, आई गेस E1, E2, F, ऐसे ही कुछ नाम थे, नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, खैर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि आयनोस्फेयर के भी इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, एंड जो हर लेयर है ना उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन दिन का टाइम है, रात का टाइम है, सोलर एक्टिविटी कितनी है, और हर लेयर की जो रिफ्लेक्शन है वो किस एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो किस टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो वेरी करता है। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, ये जो हमारी जो सिग्नल्स वापस आती हैं, तो अलग अलग टाइम पे और अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट होने की वजह से इनके बीच में भी फेडिंग या कुछ डिस्टॉर्शंस या लैग सा क्रिएट हो जाता है, या एटेन्यूएशन क्रिएट हो जाती है। फिर इंटरफेरेंस, आसपास की सिग्नल से भी इंटरफेयर होके जो डिस्टॉर्शंस हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, फेडिंग। फेडिंग तीन टाइप्स की होती है, सिलेक्टिव फेडिंग, स्लो फेडिंग एंड फास्ट फेडिंग। स्लो फेडिंग एंड सिलेक्टिव होता है जो कुछ फ्रीक्वेंसीज पे सिर्फ फेडिंग होती है। स्लो होता है जो ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली सिग्नल जो है वो वीक होती जाएंगी, डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती जाएंगी। फास्ट होता है जो स्पॉन्टेनियस, जो एकदम से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाई फेडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। स्लो होता है जो आहिस्ता आहिस्ता फेडिंग का बिल्डअप होता है। फास्ट होता है जो एकदम तेज हो जाता है, ठीक है। तो ये फेडिंग है, ये किस में आता है, आपके स्काई वेव में, क्योंकि स्काई वेव क्या करती है, वो बाउंस ऑफ करती है आयनोस्फेयर से। तो जब बाउंस ऑफ करके वापस आती है तो उनका टाइम के बीच में किस टाइम पे कौन सी जो वेव है वो किस टाइम पे किस इंस्टेंट पे रिफ्लेक्ट बैक करके अर्थ पहुंचेगी, उस चीज के बीच में थोड़ा बहुत उनको रिसेप्शन एंड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम फेडिंग बोलते हैं। अब हो गया आपका स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एट हायर फ्रीक्वेंसीज, particularly very high frequency, ultra high frequency microwave bands which are ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज। तो वो हमने 2 मेगाहर्ट्ज पढ़ा ग्राउंड वेव, फिर हमने स्काई वेव कितना पढ़ा, 2 to 30, एंड दिस इज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, जो आपकी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज में आता है। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो वगैरह के लिए हम स्पेस वेव प्रोपगेशन ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल आपको याद रखना है, दीज वेव ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना टू द रिसीविंग एंटेना थ्रू अ डायरेक्ट पाथ। तो आपको इसमें जो कीवर्ड याद रखना है वो है लाइन ऑफ साइट। तो ये जो टाइप ऑफ प्रोपगेशन है इसमें लाइन ऑफ साइट मेंटेन होता है। लाइन ऑफ साइट क्या है, होता है कि ट्रांसमीटर यहाँ पे हो एंड जो वेव्स यहाँ पे आ रही हैं वो डायरेक्टली रिसीवर की नज़र में हो, ठीक है। तो इनके बीच में और कोई प्रॉब्लम, इनके बीच में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, ट्रांसमिटिंग एंटीना और आपका जो रिसेप्शन है उसके बीच में। वेव यहाँ से निकलेगी ट्रांसमीटर से, एंड वो रिसीवर सीधे रिसीव करेगा। इसकी एग्जाम्पल लेने के लिए बेस्ट आप समझ सकते हो, हमारे घरों में डिश लगा होता है, वो जो डिश होता है वो ओवल शेप का या राउंड शेप का, जिस भी तरीके का, हम उसको क्या करते हैं, उसको किसी भी एंगल पे आप खुद से सेट नहीं कर सकते ना, आपको एक पर्टिकुलर उसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है। वो क्या अलाइनमेंट है, बेसिकली आप उसको सेट करते हो, उसका जो बोल होता है उस एंटीना डिश का, उसको सेट करते हो लाइन ऑफ साइट में सैटेलाइट से। वो ऐसे ऊपर की तरफ कहीं पे होता है ना, आपके घर की दीवार है वहां पे कहीं ऐसे वो उल्टा सा लगा होता है, थोड़ा सा कर्व लगा होता है। वो बेसिकली हमने एक अलाइनमेंट में रखा होता है कि उसमें से जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के और उसके बीच में लाइन ऑफ साइट मेंटेन हो।
वही आपका लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक है? ताकि जो आपका रिसेप्शन और ट्रांसमिशन है उसके बीच में कोई और हर्डल ना हो। दीज वेव ट्रैवल फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटेना टू द रिसीविंग एंटेना थ्रू अ डायरेक्ट पाथ, जिसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है? शॉर्ट टू मीडियम रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ट्रांसमिशन एंटीना जो है डायरेक्टली वो रिसीवर एंटीना या तो डायरेक्टली ऐसे उनके बीच में वेव पास होती है, या तो एक बारी जो वेव होगी वो हिट करेगी ग्राउंड को और वहां से रिफ्लेक्ट होके वो रिसीवर तक पहुंचेगी। तो अगर डायरेक्टली पास होगी उसको डायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं। अगर पहले इसको ग्राउंड को हिट करेगी उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे मुझे भूल गया था, इसको हम शॉर्ट वेव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, स्काई वेव को। स्काई वेव को शॉर्ट वेव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। वो किसके बेसिस पे बोलते हैं? वो ऑन द बेसिस ऑफ वेव लेंथ बोलते हैं कि इसके इसका जो वेव लेंथ है वो कम होता है, ठीक है? एंड दिस इज ए शॉर्ट टू मीडियम। अगेन हम ये किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? वेव लेंथ के बेसिस पे। अब ये हो गया आपका, बस यही है आपका रेडियो वेव प्रोपगेशन। इसमें हमने 3 मोड्स पढ़ लिए। ग्राउंड, आपके जो ग्राउंड के कर्वेचर के साथ है, फिर हमने स्पेस पढ़ा जिसमें लाइन ऑफ साइट मेंटेन होता है, और हमने स्काई पढ़ा जो कहाँ पे आता है आपके इसमें आयनोस्फेयर में, ठीक है? ये हो गया स्पेस, ये भी हो गया। हाँ, एक तो मैंने आपको बोला डायरेक्टली आता है, एंड अच्छा इनडायरेक्टली वाला भी बोला। वो पहले अर्थ को हिट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इन द अर्थ ट्रोपोस्फेरिक रीजन। तो अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाला रीजन हमें पता है ट्रोपोस्फेयर होता है, आई गेस 16 किलोमीटर्स तक शायद ट्रोपोस्फेयर होता है। तो उसके रेंज में जब वो अर्थ को हिट करता है वो वापस एक बार हिट करके वो रिसीवर एंटेना तक पहुंचता है, उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक? तो ये हो गया आपका रेडियो वेव प्रोपोगेशन, सिंपल चीजें थी। ये बैंडविड्थ बैंडविड्थ हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो मैंने यहाँ पे फिर से इंक्लूड किया हुआ है। ये देख लो एक बारी। बैंडविड्थ होता क्या? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट अ सिग्नल ऑक्यूपाइज। बेसिकली कितनी जगह है आपकी सिग्नल को पास होने के लिए, आपकी फ्रीक्वेंसीज को पास होने के लिए, ठीक है? तो सिग्नल बैंडविड्थ भी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नल में कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, या अगर हम पूरी चैनल की बात करें, एक चैनल की कितनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, वो उसका बैंडविड्थ है, कितनी जगह है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप एक हाईवे कंसिडर करो, हाईवे में अलग-अलग लेन्स हैं, तो हर लेन से कितनी कार्स पास हो रही हैं, वो उसका क्या है? बैंडविड्थ है। इफ ए सिग्नल ऑपरेट्स बिटवीन, हम बोलते हैं 100 टू 200 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में वो ऑपरेट करती है, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ उसके पास कितनी जगह है? 200 माइनस 100 दैट इज़ योर 100 हर्ट्ज़। जहाँ पे मान लो जैसे ये F1 है, F2 है, तो इसका बैंडविड्थ क्या होगा इस सिग्नल का? F2 माइनस F1। दिस इज़ योर बैंडविड्थ, सिंपल। तो ये हो गया आपका रेडियो वेव प्रोपगेशन। सिलेबस मैंने आपको एक बारी दिखा दिया है। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड थर्ड यूनिट के कई टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके साथ ही। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एंटेना, और फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन, एंड आपका रहता है फिर टेलीविजन। और साथ साथ में जो जो आपको बीच में एक दिन गैप मिलेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है वो साथ साथ करते रहेंगे। 25th तक मान लो, 23rd टू 25th के बीच में मैंने इतना ही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि आपका सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब बार-बार आप मुझसे नहीं पूछो कब होगा, मैंने आपको एक डेट दे दी है। इंशाल्लाह अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो इस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। जो आपको बीच में टाइम मिलता है, जिस दिन मेरा लेक्चर नहीं आता है, उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करो। सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा अगर आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किए होंगे। तो कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। कोई अगर क्वेरी रिलेटेड टू आपके एग्ज़ाम है एंड काफ़ी इमरजेंसी है तो ही मुझे मैसेज करना। एंड अगर आपको मेरा पेड कोर्स लेना है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको लॉगिन करना है, करंट क्रंच ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से यू कैन परचेज़ द कोर्स। तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।